Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Welcome to lecture number 84 of grade 9 physics. स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने फाइनल टर्म के कोर्स को स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को। इससे पहले अगर आपको लेक्चर नंबर 83 याद है तो लेक्चर नंबर 83 पे हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे डिस्कशन किया था। आज लेक्चर नंबर 84 के स्टार्ट में मैं एग्जाम्पल 3.1 डिस्कस करता हूँ। बाद में इसका सलूशन हम करेंगे इंशाल्लाह रिटन वर्क में। एग्जाम्पल 3.1 क्या है कि फोर्सेस एंड ऑन स्पोर्ट्स बॉल पे फोर्सेस मालूम करना है। सही है। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 meter per second square in a cricket ball of mass of cricket ball is 0.16 kg and metal ball for women shot put games with mass of ms is equal to 4 kg। तो मीन कि यहाँ पे आपके साथ जो शॉट वाला मास है वो 4 kg है, MC जो है वो 0.16 kg है, ये हमारे साथ गिवन है। और इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होती है तो वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है कि MC के लिए अलग फोर्स फाइंड करना है और MS के लिए अलग फोर्स फाइंड करना है। सही है। तो क्या है गिवन में हमारे साथ है कि मास ऑफ अ क्रिकेट बॉल MC इज इक्वल टू 0.16 kg, mass of a metal ball ms is equal to 4 kg। एक्सेलरेशन दोनों में हमारे साथ सेम है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पैदा होती है। रिक्वायर्ड हमसे क्या है कि फोर्स ऑन क्रिकेट बॉल FC, फोर्स ऑन क्रिकेट बॉल मालूम करी एंड फोर्स ऑन मेटल बॉल। तो हम न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड मोशन को यूज करेंगे जिसका मैथमेटिकल फॉर्म हमारे साथ जनरली F इज इक्वल टू ma है। चूंकि यहाँ पे मेरे साथ दो कंडीशन है, एक क्रिकेट बॉल के लिए है और एक मेटल बॉल के लिए है, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को सेपरेट करने के लिए इस जहाँ पे मैं FC कैलकुलेट करूँगा फॉर क्रिकेट बॉल तो उसकी जगह मैं MC मास ऑफ क्रिकेट बॉल पुट करूँगा। और सेकेंडली मैं जब फोर्स फॉर मेटल बॉल जो कैलकुलेट करूँगा तो उसके लिए मैं मास ऑफ मेटल बॉल यूज करूंगा। सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ FC इज इक्वल टू MCA, मीन के फर्स्ट वो क्रिकेट बॉल के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो FCM की जगह मैं यहाँ पे आप देखिए 0.16 kg पुट करूंगा और A की जगह 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करूंगा। सो न्यूटन जो है वो हमारे साथ हमने पढ़ा था कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए आपके साथ किलोग्राम है और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये 6 और 0.16 मल्टीप्लाई होकर हमें 0.96 देगा। तो इस तरह हमारे साथ जो आंसर आ गया वो 0.96 न्यूटन है। तो इस 0.96 न्यूटन का मतलब ये है कि इस क्रिकेट बॉल को 0.6 न्यूटन फोर्स चाहिए कि वो इस क्रिकेट बॉल में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे। मीन कि क्रिकेट बॉल में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए 0.696 न्यूटन फोर्स दरकार है। अच्छा, सेकेंडली क्या है कि बाय न्यूटन सेकेंड लॉ हम दोबारा यूज करेंगे F इज इक्वल टू MSA। तो मैं अब यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करूंगा फॉर मेटल बॉल। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। FSMS हमारे साथ क्या है, यहाँ पे देखिए 4 kg है और एक्सेलरेशन वो तो दोनों के लिए सेम है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगेन मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 4 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो FS इज इक्वल टू 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे साथ न्यूटन के बराबर है।
सो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे साथ इस मेटल बॉल को 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक एक्सेलरेट करने के लिए 24 न्यूटन फोर्स दरकार है। तो ये एफ एस ये बताता है इज इक्वल टू 24 न्यूटन। एम एस मीन के मास ऑफ मेटल बॉल जो है इसमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए 24 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत है। This example shows us that for same acceleration, a large force is required for large mass and small force is required for small mass. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम है, मीन कि उसके लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएशन हमारे साथ मास में आ रही है। तो जहाँ पे हमारे साथ मास ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके लिए फोर्स भी ज़्यादा दरकार है, और जहाँ पे मास हमारे साथ कम होती है तो वहाँ पे हमारे साथ उसके लिए फोर्स भी कम दरकार होता है। अच्छा, यहाँ पे इस एक्सटेंशन 3.1 की तरफ जरा देखें कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इफ यू अप्लाई द सेम नेट फोर्स 10 न्यूटन ऑन बोथ क्रिकेट बॉल्स एंड मेटल बॉल इन दिस एग्जांपल। अब यहाँ पे देखें कि उन्होंने फोर्स दिया है कि अगर आप दोनों बॉल पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, जिस एक का मास हमारे साथ क्या है 4 किलोग्राम है, दूसरे का मास 0.1 किलोग्राम है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करें। एफ की जगह आपने यहाँ पे क्या पुट करना है 10 पुट करना है। तो आप इन्हीं इक्वेशन को यूज़ करेंगे, एफ सी की जगह 10 पुट करेंगे, एम सी की जगह 0.16 और ए अपनी जगह पर। तो ये 10 को 0.16 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह आपके साथ ये एक्सेलरेशन आ जाएगी कि ये जब 10 न्यूटन फोर्स हम इस मास ऑफ क्रिकेट 0.16 kg बॉल पे अप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ इसमें इतना एक्सेलरेशन पैदा होगी। इस तरह हम दोबारा यहाँ पे इस तरह करेंगे कि मास ऑफ मेटल बॉल जो है वो 4 kg है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि F इज इक्वल टू एम एस ए, तो हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो एफ एस की जगह में यहाँ पे 10, क्योंकि यहाँ जिस तरह इससे पहले एग्जांपल में 6 ग्राम कांस्टेंट था दोनों के लिए, यहाँ पे इस तरह हमारे साथ फोर्स दोनों के लिए कांस्टेंट है 10 न्यूटन है। एम एस की जगह मैं 4 पुट करूँगा 4 किलोग्राम, यहाँ पे है हमारे साथ ये 4 किलोग्राम, और ए तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो 10 को 4 पे डिवाइड करें, इस तरह आपके साथ 2.5 आ जाएगी। तो मेटल बॉल में आपके साथ जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो आपके साथ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैदा होगी। और यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करें कि जब आप 10 को 0.6 पे डिवाइड करते हैं, 10 डिवाइड बाई 0.16 तो 62.5 आपके साथ आता है। तो मीन कि यहाँ पे आपके साथ मास ऑफ क्रिकेट बॉल जो है 0.16 kg, जब हम इस पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे साथ इससे 62.5 एक्सेलरेशन इसमें पैदा होगी। और मास ऑफ मेटल बॉल जो है जब हम इस पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा होगी। अच्छा, असाइनमेंट 3.1 की तरफ जरा देखिए कि ट्रक एंड कार एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या करना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन produce an engine force of 3500 Newton in a car of mass 600 kg and truck of mass 2400 kg। जिस तरह इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो एक्सटेंशन था वहाँ पे हमने जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। गिवन में आपके साथ फोर्स जो है वो 3500 न्यूटन है, मास ऑफ अ कार MC 600 kg है, और MT मास ऑफ अ ट्रक जो है वो 24 kg है। तो दोनों के लिए आप वही F इज इक्वल टू MF यूज़ करेंगे, और यहाँ पे फोर्स जो है 3500 यूज़ करेंगे। दूसरे साइड पे M की जगह MC मालूम करने की, तो MC की जगह 600, तो 600 पे दोनों साइड को डिवाइड करें, इससे आपके साथ एक्सेलरेशन ऑफ कार फाइंड हो जाएगी। और फिर आपने क्या पुट करना है कि उसी ही इक्वेशन में
F इज इक्वल टू एम ए, एफ की जगह 3500 न्यूटन इज इक्वल अपनी जगह पर एम की जगह ट्रक के लिए एम टी की जगह 2400 और एक्सेलरेशन तो आप मालूम करेंगे, तो फिर दोनों साइड पे 2400 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह आपके साथ एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक फाइंड हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने न्यूटन के 2 लॉज डिस्कस की थी। एक फर्स्ट लॉ जो था वो फॉर स्टेशनरी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के लिए था। सेकंड लॉ जो था वो हमारे साथ एक्सेलरेशन और फोर्स और मास के दरमियान रिलेशन था। थर्ड लॉ में हम क्या डिस्कस करेंगे? थर्ड लॉ हमें ये बात बताता है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं जितनी भी अमाउंट में, तो उतनी ही अमाउंट के फोर्स वो आप पर भी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। इसको हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट इतनी ही फोर्स इस पहले वाले ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस स्टेटमेंट को हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट उतनी ही मैग्नीट्यूड के फोर्स को पहले वाले ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं लेकिन उसी की अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल इस तरह है कि पहले वाले ऑब्जेक्ट जो है वो इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर राइट साइड से फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इस तरह इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये दो फोर्सेस एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे पे एक्सर्ट करते तो ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते? तो बेटा ये बात याद रखिए कि जब भी आपके साथ फोर्सेस या किसी भी चीज़ की कैंसिलेशन की बात आती है ना, तो वो आपके साथ एक ही क्वांटिटी है हम बात करेंगे। जब आपके साथ एक ही क्वांटिटी पे एक साइड और दूसरी साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगेगी तो ये फिर एक दूसरे को कैंसिल करेगा। लेकिन यहाँ पे जो फोर्सेस है ना वो मुख्तलिफ बॉडीज पे लगती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ए ऑब्जेक्ट है तो वो बी पे फोर्स अप्लाई करता है और बी ऑब्जेक्ट जो है वो ए पे अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो मीन कि यहाँ पे हमारे साथ ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ है इसलिए एक दूसरे के असर को कैंसिल नहीं करते। When an object A exert force on object B, written as if AB mean के force by object A on object B, इसको हम किस तरह रीड करेंगे कि जब आपके साथ ऑब्जेक्ट A जो है वो फोर्स करता है B पर, तो उसके लिए हम फोर्स का मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे कि इफ ए बी, तो इसका मतलब यह कि फोर्स बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी, फोर्स बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी आल्सो एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए, तो ऑब्जेक्ट बी जो है वो भी आपके साथ सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑब्जेक्ट ए भी लगाते हैं। रिटन एज एफ बी ए, इसको हम किस तरह करेंगे कि फोर्स बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए। जब आपके साथ एम पहले आ जाएगी तो वहां पे आपने क्या करना है कि ये ए फोर्स अप्लाई करते हैं। जब बी पहले आ जाए तो आप कहेंगे कि बी फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह रीड करूंगा कि एफ बी ए मीन के फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ए बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि एक साइड से लगाते हैं तो दूसरा उसके बरक्स डायरेक्शन में लगाते हैं, तो इसलिए इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट होता है। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो है। इफ ए बी फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू द अपोजिट डायरेक्शन force applied by object B on object A, नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन शो करता है।
Here the negative sign shows the force BA is opposite to the force of AB. यहाँ पे नेगेटिव साइन ये शो करता है कि फोर्स बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए जो है वो इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए व्हेन अ फुटबॉल इज किक, जब हम फुटबॉल को किक करते हैं मीन सो द फुटबॉल एक्सर्ट द फोर्स ए बी ऑन द फुटबॉल। सो यहाँ पे द फुट एक्सर्ट द फोर्स ए बी ऑन द फुटबॉल। यहाँ पे इस फिगर की तरफ आप देखें कि उन्होंने फुट को ए की तौर पे लिया है और फुटबॉल को बी की तौर पर लिया है। तो जहाँ पे आपके साथ ए जो है वो फोर्स करता है इस फुटबॉल पे इसी की डायरेक्शन में, ये आपके साथ ये जो जाहिर होता है ये इफ ए बी है तो मीन कि ये इसी डायरेक्शन में फोर्स बाय फुट ऑन फुटबॉल जाहिर करता है और ये इफ बी ए जो है ये आपके साथ फोर्स ऑन फुट बाय ऑब्जेक्ट बी जाहिर करता है। सही, तो यहाँ पे देखिए व्हेन अ फुटबॉल इज किक्ड द फुट एक्सर्ट द फोर्स ए बी ऑन द फुटबॉल। क्या करते हैं कि फुट आपके साथ इफ ए बी फोर्स फुटबॉल पे लगाते हैं एंड एज ए रिएक्शन, और इसको हम एक्शन फोर्स कहते हैं, जो पहले अप्लाई करते हैं इसको हम एक्शन फोर्स कहते हैं। एंड एज ए रिएक्शन to that the football exert an equal and opposite force if be on the foot, और नतीजे में फुटबॉल भी जो है फुट पर उतनी ही इक्वल अमाउंट की फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। एंड एज ए रिजल्ट टू दैट a football exert an equal and opposite force if be on the foot, और फुटबॉल जो है उतनी ही अमाउंट की फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फुट पर लगा दे तो उसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस इफ बी ए। द फोर्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फोर्स बाय ऑब्जेक्ट ए जो है जो बी पे लगाते हैं वो आपके साथ equal in magnitude होगी and opposite in direction of the force of B on A। ये आपके साथ B जो A पे फोर्स लगाएंगे उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होंगी लेकिन उसका डायरेक्शन उस A on B के खिलाफ होगा, मीन कि A on B जो फोर्स लगाएगा और B on A जो इसके बरक्स फोर्स लगाएगा तो वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे लेकिन A on B और B on A के दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन मुख्तलिफ होंगे। Sir Isaac Newton described these two forces as action and reaction pair। Isaac Newton ने इन दोनों फोर्सेस को एक्शन और रिएक्शन के पेयर में जाहिर किया है। To every action there is an equal and opposite reaction, कि यहाँ हमारे साथ हर एक एक्शन के लिए यहाँ पे बिल्कुल उसी की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मौजूद होता है। एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर, जिस तरह मैंने इससे पहले डिस्कस किया कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करते बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि आपके साथ एक्शन जो है वो एक बॉडी पर होता है और रिएक्शन दूसरे बॉडी पर होता है। सो एक्शन ऑन वन बॉडी एंड रिएक्शन ऑन अनदर बॉडी, तो इसी वजह से एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। यहाँ पे देखिए आप कि वी कैन फील एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन को फील करते हैं व्हेन वी पुश अगेंस्ट द एज ऑफ अ टेबल, जब हम टेबल के एज पे फोर्स लगाते हैं एज ए एक्शन में और हैंड शेप इज चेंज, तो हमारे हाथ की जो शेप होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। दिस शोज दैट द फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन इट, तो हम ये इस तरफ दिखाते हैं कि ये टेबल जो है ना इससे भी हमारे हाथ पे फोर्स लगती है एज ए रिएक्शन में। So we can see that the edge of the table pressing into our hand, तो हम इस तरह देखते हैं कि ये टेबल नहीं है, ये हमारे हाथ को अंदर की तरफ प्रेस करती है। So the harder we push against the disc, the harder the disc push back, जितना ही हम हार्डली इस डिस्क को पुश करेंगे उतना ही ये डिस्क भी हमें बैक में पुश करेगा।
we only feel forces exerted on us, तो हम सिर्फ अपनी ही ऊपर के फोर्स को फील करेंगे। when we exert a force on another object, जब हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स को अप्लाई करते हैं, what we feel, तो हम क्या फील करते हैं, is that object pushing back on us, तो हम इस तरह महसूस करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट भी है, ये हमें भी बैक की तरफ पुश करते हैं, मीन कि हमें भी बैक साइड पे वो फोर्स लगाते हैं। मतलब ये इस सारे पैराग्राफ का कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो हम इस तरह महसूस करते हैं ना कि ऑब्जेक्ट भी हम हमारे ऊपर या हमारे हाथ पे या हमारे किसी भी बॉडी पे, उसी ही बॉडी के पार्ट पे, उसी के हमारे फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में हम पे फोर्स भी अप्लाई करते, तो हम इस तरह महसूस करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि एक्शन एंड रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द जेट प्लेन इजेक्ट गैसेस एट हाई स्पीड एज एन एक्शन। जेट प्लेन जो है वो गैसेस को बहुत हाई स्पीड के साथ इजेक्ट करता है, निकालता है। एंड एयर एज ए, तो ये आपके साथ एक्शन अप्लाई करता है एनवायरनमेंट में मौजूद एयर पर। एंड एयर एज ए रिएक्शन अप्लाई फोर्स ऑन द प्लेन, और ये एयर जो इसके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में मौजूद है, जो इसके ऊपर एज ए रिएक्शन ये जेट अपने हाई स्पीड गैसेस जो है इसके ऊपर एज ए रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये एनवायरमेंटल एयर जो है एज ए रिएक्शन इस पे फोर्स अप्लाई करता है। इस तरह हमारे साथ ये जेट जहाज जो है उसी की वजह से ये फॉरवर्ड मूव करता है। इस फिगर 3.6 का मतलब ये है कि आपके साथ जो जेट जहाज परवास करता है तो वो बहुत हाई स्पीडली गैसेस को निकालते हैं, और जब ये बाहर की तरफ निकालते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो एयर मौजूद होता है, तो ये बाहर की तरफ निकली हुई गैस इस बाहर एयर मॉलिक्यूल पे एज ए एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बाहर मौजूद एयर मॉलिक्यूल इस निकली हुई गैस पर एज ए रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, या इस जेट जहाज पे एज ए रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसी वजह से हमारे साथ ये जेट जहाज जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। अच्छा, इस एक्टिविटी की तरफ आप देखिए कि बलून फोर्सिंग एयर आउट। अक्सर अगर आप देखें तो जब हम गुब्बारे को लेते हैं और इसको हवा से भरते हैं, और जब हम इसको एलो करते हैं तो ये आपके साथ रैंडमली मुख्तलिफ डायरेक्शन में अपने मोशन को जारी रखता है कि इससे जो हवा है वो एक तरफ निकलती है और ये बलून उसके बरक्स आपके साथ अपोजिट डायरेक्शन में मोशन जारी रखता है। तो ये बलून जिस डायरेक्शन में एयर निकालती है तो वो बाहर एनवायरनमेंट में एयर पे एज ए एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये बाहर वाला एयर जो है वो इस बलून पे एज ए रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते, तो इसी वजह से वो इसको बैकवर्ड की तरफ मोशन में लाते हैं। तो आप इस एक्टिविटी को कर सकती हैं कि टाई वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू अ चेयर। आप क्या करें कि एक स्ट्रिंग ले लें और इसका एक एंड जो है चेयर के साथ बांध लें। थ्रेड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग थ्रू अ स्ट्रा, और इसका दूसरा जो एंड है वो एक्स्ट्रा के जरिए बांध ले। पुल द स्ट्रिंग टाइट एंड टाइट इट टू अनदर सपोर्ट इन द रूम, और इस स्ट्रिंग को किसी गर्म कमरे में किसी दूसरे सपोर्ट के साथ भी मजबूती से कसक ले। अब क्या करें कि ब्लो अप द बलून बट डोंट टाई इट। आप इस तरह करें कि यहाँ पे ये फिगर में आप देखिए ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रा है, और ये आपके साथ बलून है, और इसको उन्होंने इसी के साथ मजबूती से नहीं बांधा है, सही है, बट डोंट टाई इट कि इसको मजबूती के साथ कसक न ले। पिंच द एंड ऑफ द बलून, और बलून की ये जो साइड्स है इसको हवा से भर ले। एंड टैप द बलून टू द स्ट्रा एज शोन इन फिगर, और इस बलून को स्ट्रा के साथ टैप वगैरह या सही स्क्वाश टैप के साथ अटैच करें। यू आर रेडी फॉर लॉन्च, अब आप उसकी परवान के लिए तैयार हैं। लेट गो, इसको छोड़ दे। एंड वॉच यूर बलून रॉकेट फ्लाई, और आप अपने बलून को देखेंगे कि वो रॉकेट के रॉकेट फ्लाई की तरह, जिस तरह एज ए एक्शन एंड रिएक्शन का मामला वहां पे भी था, तो इस तरह आप इस बलून को भी यहाँ पे देखेंगे कि वो फ्लाई करेगा, मीन के परवान करेगा। वजह क्या होगी?
वजह यहाँ पे ये है कि जब आप इस बलून को हवा से भरेंगे तो इसमें इनसाइड एयर मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। तो जब हम इसके इस मुंह को खोलेंगे तो इससे ये एयर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आएंगे। तो ये इस बाहर वाले एयर मॉलिक्यूल पे एज ए एक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये जहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल जो मौजूद है ये इस बलून पे एज ए रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे और इस एयर मॉलिक्यूल के रिएक्शन फोर्स की वजह से हमारे साथ ये बलून जो है वो उससे निकली हुई हवा के अगेंस्ट की डायरेक्शन में मोशन जारी करेगा। तो मीन कि यहाँ पे आप देखिए कि एक्शन फोर्स इसी तरफ में है और रिएक्शन इसी तरफ में है, तो इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक दूसरे की बरअक्स है। तो इसी वजह से हमारे साथ बलून जो है वो मोशन में आएगी और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी।